जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम फिर से पढ़ने वाले हैं शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में। मेहनत पर पानी फिरना, ये कहावत आपने बहुत सारी बार सुनी होगी। बिल्कुल ठीक, कल मेरे साथ ऐसा ही हुआ। शिक्षण के सिद्धांतों की कल मैंने एक पूरी कंप्लीट क्लास बनाई और उसमें बाद में पता चला, जब कमेंट्स आए, व्हाट्सएप पर मैसेज आए कि सर उस क्लास में तो आवाज़ ही नहीं आ रही है। उसे बोलते हैं मेहनत पर पानी फिरना। मेहनत भी कर रहे हो और कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला। ठीक है, फिर से आज हम दोबारा से इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। आपके लिए तो ये वैसे पहली बार ही हो गया, क्योंकि कल आपने इस क्लास को देखा ही नहीं होगा। दोबारा तो मेरे लिए ना ये। तो अब हम बात करने वाले हैं शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स के बारे में। ठीक है, अब शिक्षण के सिद्धांत, इसका मतलब है कि भाई शिक्षण के भी कुछ सिद्धांत हैं। किसके? शिक्षण के भी कुछ सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में, कुछ ऐसे सिद्धांतों के बारे में जो शिक्षण के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके द्वारा शिक्षण को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है, जिसके द्वारा शिक्षण को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। आपके खुद के भी कुछ ना कुछ पर्सनल सिद्धांत होंगे ना। आप कई बार ऐसे बातों बातों में बोल देते होंगे कि यार मेरा तो फिक्स सिद्धांत है, सुबह 7 बजे उठता हूँ, रात को 11 बजे सो जाता हूँ। फिक्स सिद्धांत है मेरा। 7 बजे से बाद में मैं कभी नहीं उठता और 11 बजे के बाद मैं कभी नहीं जगता। फिक्स सिद्धांत है। फिक्स सिद्धांत है दिन में 8 घंटे पढ़ना है। ठीक है, फिक्स सिद्धांत है दिन में 2 घंटे सोना है। फिक्स सिद्धांत है केवल रात में सोना है। तो आपके खुद के भी कुछ ना कुछ सिद्धांत होंगे। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से शिक्षण के भी सिद्धांत हैं। ठीक है, अब जो आपके सिद्धांत हैं वो आपकी दिनचर्या को अच्छी बनाते होंगे, तभी तो वो आपके सिद्धांत बने। भाई आप दिन में 2 घंटे सो रहे हो, वो रेगुलर बना हुआ है, वो आपका एक सिद्धांत बन गया। तो वो जो दिन का 2 घंटे सोने का जो सिस्टम है, वो आपकी पूरी दिनचर्या को क्या बना देता है? बहुत ठीक बना देता है, बहुत अच्छे बना देता है। जब आप सोते नहीं हो दिन में तो पूरा दिन आपका खराब चला जाता है। दोपहर के बाद आप कुछ नहीं करते, ना कुछ पढ़ पाते। और जिस दिन आप दोपहर में 2 घंटे सो लेते हो, उसके बाद आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ पाते हो, आपका माइंड वापस रिफ्रेश हो जाता है। तो जो आपके खुद के सिद्धांत है वो आपकी दिनचर्या को अच्छे बनाते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जो शिक्षण के सिद्धांत हैं वो भी शिक्षण की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। अब यहाँ पर ये जो शिक्षण के सिद्धांत है, इस टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम इस टॉपिक की शुरुआत करें उससे पहले आप अपने दिमाग में कुछ ऐसी बातें सोचो जिनके द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया को हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा बेस्ट बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जो सिद्धांत पढ़ने वाले हैं शिक्षण के, इनके द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। तो एक बार आप अपने दिमाग में ऐसे कुछ तरीके, ऐसे कुछ मेथड्स ढूंढो जिनके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाता है। आपको अपना माइंड सेट इस तरीके से करना है अब फिलहाल कि हम शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने ऊपर देखो कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो, बहुत अच्छे से सिखा सकते हो। क्योंकि आपको यहाँ पर एज ए टीचर भी सोचना पड़ेगा और एज ए स्टूडेंट भी सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल रहना है, टीचर भी बनना है आपको और यहाँ पर आपको स्टूडेंट बनकर भी सीखना है। शिक्षण की क्रिया में मनोविज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब सबसे पहली बात, मनोविज्ञान क्या है? बताओ प्यारे साथियों, आइडिया लगाओ कि मनोविज्ञान क्या हो सकता है। मनोविज्ञान के बारे में सोचो कि मनोविज्ञान क्या हो सकता है, मनोविज्ञान क्या कीड़ा है ये। मनोविज्ञान के बारे में सोचो प्लीज कि मनोविज्ञान क्या है। आप खुद भी शब्दों का अर्थ निकालने की कोशिश करो, उससे आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। गलत ही तो लगाओगे अनुमान, पर लगाओ। यहाँ पर गलत अनुमान लगाओगे, समझो आप पेपर पे बहुत सही अनुमान लगाने वाले हो। और यदि आप यहाँ पर ही अनुमान नहीं लगा रहे हो तो समझो आप एग्जाम में 100% गलत अनुमान लगाने वाले हो।
अब देखो मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मन की अवस्थाओं का और मन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब मन की अवस्थाएं अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। जैसे छोटी क्लास का बच्चा, उसके मन की अवस्था कुछ और है। आज आप बहुत बड़े हो चुके हो, आपका जो दिमाग है वो परिपक्व हो चुका है, तो आपकी जो मन की अवस्था है वो अलग है। जब सिलेबस को फिक्स किया गया था, पहली क्लास से लेकर आज तक का जो आपने सिलेबस पढ़ा है क्लास वाइज, तो ये जो सिलेबस फिक्स किया गया था उस टाइम 100% मनोविज्ञान को अप्लाई किया गया होगा। मनोविज्ञान को 100% ध्यान रखा गया होगा। जब आप पहली क्लास में एडमिशन लिए थे तो आपने शुरू में कै कबूतर ABCD और गिनतियां पढ़ना शुरू किया था। केवल पहली क्लास का आपका सिलेबस था कि आपको कै कबूतर याद करने हैं, आपको गिनतियां याद करनी है और ABCD याद करनी है। आपका दूसरी क्लास का सब सिलेबस बना था कि आपको बार खड़ी याद करनी है, छोटे छोटे कैलकुलेशन करनी है, आपको 10 तक के या 20 तक के पहाड़े याद करने हैं, छोटे छोटे बिना मात्रा वाले शब्दों को आपको पढ़ना सीखना है। ये आपका सेकंड क्लास का सिलेबस बना था। ठीक है, तीसरी क्लास में फिर आपका चैप्टर वाइज सिलेबस बनने लग गया। चौथी क्लास में थोड़ा और डिफिकल्ट सिलेबस बना, पांचवी क्लास में और डिफिकल्ट, छठी क्लास में और डिफिकल्ट। धीरे धीरे जो आपका सिलेबस था उसका स्टैंडर्ड क्या होता गया, टफ होता गया। और वो टफ क्यों होता गया, क्योंकि आपका जो दिमाग था, आपका जो मन था, वो आपकी एज के अनुसार क्या होता गया, परिपक्व होता गया। ठीक है, तो जब सिलेबस फिक्स किया जाता है तो उसमें मनोविज्ञान का स्पेशली तरीके से ध्यान में रखा जाता है। यदि मनोविज्ञान को ध्यान में नहीं रखा जाता तो प्यारे साथियों, जो पहली क्लास का सिलेबस था वो 5वीं वाला हो सकता था, दूसरी क्लास का सिलेबस 10वीं वाला हो सकता था। लेकिन मनोविज्ञान को ध्यान में रखा गया कि भाई पहली क्लास में जब बच्चा होता है उसके मन की जो अवस्था होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्कुल कमज़ोर होता है। इसलिए ध्यान रखना, आपकी जो शुरुआती क्लास थी उसमें आपका कोई भी ऐसा सिलेबस नहीं था, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जहाँ पर आपको समझने की जरूरत पड़े, सारा सब कुछ रटने पर बेस्ड था। तो ये मनोविज्ञान समझ गए होंगे। जब एक टीचर पढ़ाता है तो भी वो मनोविज्ञान को ध्यान में रखता है कि क्लास में जितने भी कैंडिडेट आपसे पढ़ रहे हैं वो सभी के सभी अलग अलग स्थितियों वाले हैं। अलग अलग स्थितियों का मतलब है उनका जो दिमाग का लेवल है वो अलग अलग है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो मेमोरी लेवल है बहुत शानदार है, जिनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत शानदार है, जिनको कैप्चर करने की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको 5-7 बार जब तक कोई चीज़ नहीं समझाया जाए तब तक उनको समझ में नहीं आती। तो एक टीचर जब शिक्षण करवाता है तो वो इस बात का स्पेशली तरीके से ध्यान में रखता है कि सामने जितने भी खोपड़ी बैठी हैं, जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, वो सभी के सभी अलग अलग दिमाग वाले हैं। कोई भी मनोविज्ञान के प्रयोग के बिना शिक्षण कार्य के लक्ष्यों को प्राप्त कर ही नहीं सकता। ठीक है भाई, यदि आप अपने शिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो ना, तो उसमें प्यारे साथियों मनोविज्ञान को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनोविज्ञान के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मनोविज्ञान में हम मन की स्थितियां और उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मन की स्थितियों का और उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं हम मनोविज्ञान में। तो यदि आप शिक्षण से जुड़े हुए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मनोविज्ञान को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बिना मनोविज्ञान को समझे आप अपने शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। आपका पहली क्लास में उद्देश्य था 90% बनाना, आपने समझा कि यार यहाँ तक हम पढ़ सकते हैं, इन चीज़ों को हम याद कर सकते हैं। सपोज डैट UGC नेट वाला सिलेबस मैं आपको 10वीं क्लास में फिक्स कर दिया होता कि आपको 10वीं क्लास में UGC नेट का सिलेबस पढ़ना है, तो आप अपने जो शिक्षा के लक्ष्य थे उनको प्राप्त नहीं कर पाते। आज आपका जो मेमोरी लेवल है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत अच्छा हो चुका, इसलिए आज का जो सिलेबस है UGC नेट का वो अंडरस्टैंडिंग टाइप का है। NTA को पता है कि भाई इतना दिमाग परिपक्व हो गया, इसलिए वो क्वेश्चनों को घुमा फिरा के पूछता है, डिफिकल्ट कीवर्ड्स का यूज करता है। इस विषय में कई विशेषज्ञों ने छात्रों की रुचि, क्षमता और अभिव्यक्तियों के प्रभावों का अध्ययन किया और उसके आधार पर कई शिक्षण सिद्धांतों को बनाया। कुछ शिक्षाविद थे, कुछ विद्वान थे शिक्षा से जुड़े हुए, उन्होंने
जो छात्र थे उनकी रुचि का अध्ययन किया कि किस प्रकार की रुचि है छात्रों की, उनकी क्षमताओं का अध्ययन किया कि स्टूडेंट की जो कैपेसिटी है वो किसके अकॉर्डिंग है। पहली क्लास के स्टूडेंट की कैपेसिटी अंडरस्टैंडिंग लेवल किस टाइप का है, दूसरी क्लास के स्टूडेंट का कैपेसिटी अंडरस्टैंडिंग लेवल किस टाइप का है, इस तरीके से उनकी क्षमताओं को अध्ययन किया। अब यहाँ पर एक अभिव्यक्ति शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभिव्यक्ति का मतलब बताओ कि यहाँ पर अभिव्यक्ति का मतलब क्या है। इस अभिव्यक्ति का मतलब बताओ प्यारे साथियों। मैं कई बार बता चुका हूं, एक एक कीवर्ड को स्पेशली तरीके से ध्यान में रखो। अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रकट करना, एक्सप्रेशन। क्या होता है? एक्सप्रेशन, प्रकट करना, अपने विचारों को दूसरे के सामने रखना, ठीक है। इसका अध्ययन किया। तो विभिन्न शिक्षाविदों ने क्या किया प्यारे साथियों, छात्रों की रुचि, क्षमता और उनके एक्सप्रेशन, अभिव्यक्तियों के प्रभावों का अध्ययन किया और उसी के आधार पर कुछ शिक्षण सिद्धांतों का निर्माण किया। अब हम बात करने वाले हैं जो शिक्षण सिद्धांत हैं उनके बारे में। सबसे पहली बात ध्यान रखना, शिक्षण के सिद्धांत उपचारात्मक होते हैं। अब ये उपचारात्मक होते हैं, ये कैसे हैं? उपचारात्मक शब्द का अर्थ क्या है? ये दो बातें फिर आपके दिमाग में आई होंगी। देखो प्यारे साथियों, दो शब्द होते हैं, एक निदानात्मक होता है, एक उपचारात्मक होता है। निदानात्मक का अर्थ होता है समस्या का पता लगाना कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वो समस्या हो रही है, और उपचारात्मक का मतलब होता है उस समस्या का समाधान निकालना। जब आप सपोज दैट आपके पेट में गड़बड़ हो गई, आप डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए, डॉक्टर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, कुछ ठंडा खाया हो, कुछ मसालादार खाया हो, आपसे कई इस तरीके के क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा। आपके दिमाग में विचार आएगा यार मेरा पेट खराब हो रहा है, ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है। भाई वो जो डॉक्टर है ना, वो आपके पेट खराब होने के कारण जानना चाह रहा है कि ऐसे कौन कौन से रीजन हैं इसके जिसकी वजह से इन भाई साहब का पेट खराब हुआ है। तो वो डॉक्टर आपके साथ क्या कर रहा है? निदानात्मक कार्य कर रहा है, आपकी जो समस्या है उस समस्या के रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फिर आपको क्या करेगा? वो आपका उपचार करेगा, आपको कुछ मेडिसिन देगा, इसके अलावा आपको कुछ गाइड देगा कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी है, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, आप इस टाइप का खाना खा सकते हो और आपको ये मेडिसिन लेनी है। तो वो उपचारात्मक हो गया। तो जब कोई भी सिद्धांत बनाया जाता है तो सिद्धांत बनाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? जो समस्याएं हैं उनको समाधान करना। भाई कोई भी समस्या पैदा हुई, उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया जाता है? कुछ सिद्धांत बनाए जाते हैं, कुछ थ्योरम बनाए जाते हैं। तो जो सिद्धांत है, जो शिक्षण के सिद्धांत हैं, वो निदानात्मक नहीं है, वो कैसे हैं? उपचारात्मक हैं। शिक्षण के सिद्धांत निम्न प्रकार से हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में। सबसे पहले शिक्षण का सिद्धांत स्वयं करके सीखने का सिद्धांत। अब ये जो स्वयं करके सीखने का सिद्धांत है ना, ये स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई होता है। स्टूडेंट के ऊपर कैसे अप्लाई होता है? दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति, आप खुद स्वयं करके सीख रहे हो। दूसरी स्थिति, आप दूसरे को कॉपी कर रहे हो। सपोज दैट एक जगह तो आप खुद ही कोशिश कर रहे हो सीखने की कि यार मैं कुछ ही करूँगा, ठीक है, आप खुद ही लगे हो कुछ करने की, कुछ सीखने की, आप खुद ही कोशिश कर रहे हो, लगातार कोशिश कर रहे हो, लगातार कोशिश कर रहे हो। दूसरी स्थिति है, टीचर ने आपको समझा दिया, आप उसको एज इट इज़ कॉपी कर रहे हो। तो अब आप खुद बताओ, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कहाँ पर सीख पाए हो? जहाँ पर आपने कॉपी किया है वहाँ पर, या फिर जहाँ पर आपने खुद ने किया है वहाँ पर? प्यारे साथियों, जायज़ सी बात है, आप बेस्ट तरीके से वहाँ सीख पाओगे जहाँ पर आपने खुद ने कोशिश करके समस्या का समाधान निकाला है। और भी ना आपको ये तो पता चलेगा कि यदि इस टाइप की समस्याएं आएंगी तो हम इसका इस तरीके से समाधान निकाल सकते हैं। यदि आप खुद स्वयं करके समस्या को समाधान कर रहे हो तो आपको ये पता चलेगा कि हम किस किस टाइप की समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। सारा सब कुछ काम खुद करोगे आप, तो आपका खुद का पर्सनल नॉलेज बढ़ेगा, आपका पर्सनल ज्ञान बढ़ेगा, आपका पर्सनल प्रॉब्लम सोल्व करने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको नए नए तरीके आएंगे, ठीक है ना। और बिना तो आपका जो मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो बढ़ेगा। दूसरे साइड आप टीचर को कॉपी कर रहे हो, टीचर ने कोई चीज़ समझाई, आपने एज इट इज उसको उतार लिया, उसको आपने कॉपी कर लिया, तो भाई आपका कुछ नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ा आपका, ना तो अंडरस्टैंडिंग लेवल,
न आपका मेमोरी लेवल बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा, क्योंकि आपने अपना दिमाग तो लगाया ही नहीं। आपने टीचर ने जो समझाया उसको एज इट इज कॉपी कर लिया। यदि उसी तरीके की दूसरी समस्या दे दी जाए तो भी आप उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना दिमाग लगाया ही नहीं, आपने तो टीचर के दिमाग को कॉपी किया है। और यदि आप खुद स्वयं करते हैं तो फिर चाहे कितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप हर एक समस्या का बहुत ही ईजी वे में उसका समाधान निकालोगे। प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। अब रुचि का मतलब तो समझ गए भाई, इंटरेस्ट होता है। अब दिमाग में आया होगा कि सर ये प्रेरणा क्या है? किसी लड़की का नाम है, रुचि भी किसी लड़की का नाम है, प्रेरणा भी किसी का लड़की का नाम है। ऐसा ही आया होगा ना दिमाग में कि सर रुचि तो उसकी बहन है और प्रेरणा उसकी बहन है। अब यहाँ पर कुछ लोग और गलत भी सोच रहे होंगे कि यार कहाँ, प्रेरणा से हमारे कुछ और ही संबंध है, आप कुछ और ही संबंध बता रहे हो, प्रेरणा से हमारे बहन नहीं है। देखो, प्रेरणा का मतलब होता है मन में उत्पन्न भाव, मन में उत्पन्न विचार या काम में लगना। ठीक है। रुचि आपकी किस टॉपिक में इंटरेस्ट है। यहां पर भी दो बातें हैं प्यारे साथियों। एक ऐसा टॉपिक जहां पर आपको सीखने में उस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट है, एक ऐसा टॉपिक जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जिस टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उस टॉपिक में आप बहुत बेस्ट करेंगे, जिस टॉपिक में आपको कम इंटरेस्ट है आप उस टॉपिक में बहुत बेस्ट नहीं करेंगे। प्रेरणा का मतलब है आपके मन में उत्पन्न भाव, काम में लगना या आपके मन में उत्पन्न विचार, ये प्रेरणा का मतलब है। ठीक है। तो भाई आप यदि खुद स्वयं करके सीख रहे हो तो आपके दिमाग में अलग अलग तरीके के विचार होंगे। आप यदि फिलहाल में भी एक्टिव होकर पढ़ रहे होंगे ना तो आपके दिमाग में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन रहे होंगे। सर ये क्यों, जहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। भाई सबसे मेन बात, यदि आप शिक्षण कर रहे हो ना तो आपका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। दो स्थितियां बनाता हूं यहां पर मैं। एक स्थिति वो एक कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। एसएससी सीजीएल का फॉर्म आया, पता चला 100 रुपये फॉर्म फीस है, फॉर्म भर दिया। राजस्थान पुलिस का फॉर्म आया, पता चला 150 रुपये फॉर्म फीस है, फॉर्म भर दिया। एमए कर रखा था भाई साहब, नेट जेआरएफ का फॉर्म भर दिया। पीएचडी के लिए फॉर्म भर दिया विदाउट नेट जेआरएफ ही। यूपीएससी का पता चला मात्र 100 रुपये फॉर्म फीस है, चलो यूपीएससी का भी फॉर्म भर देते हैं। एलडीसी का फॉर्म भर दिया, रेलवे का फॉर्म भर दिया। मतलब फॉर्म तो कोई नहीं छोड़ रहा है, सभी के सभी फॉर्म भर रहा है। अब सभी के सभी फॉर्म क्यों भर रहा है? क्योंकि भाई साहब का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। अब उसके साथ सीन क्या होगा, एसएससी सीजीएल के एग्जाम से 1 महीने पहले से वो पढ़ना शुरू करेगा एसएससी सीजीएल का सिलेबस, जिसमें वो मैथ, रीजनिंग, इंडिया लेवल का जीके पढ़ेगा। फिर अगले महीने में आ गया यूपीएससी का एग्जाम, 1 महीने वो यूपीएससी को पढ़ेगा। फिर अगले महीने आ गया राजस्थान पुलिस का एग्जाम, 1 महीने वो राजस्थान जीके पढ़ेगा। फिर अगले महीने आ गया बिहार पुलिस के एग्जाम, 1 महीने वो बिहार जीके पढ़ेगा। मतलब हर महीने वो अलग अलग चीज़ें पढ़ रहा है। तो क्या वो सफलता हासिल कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। दूसरी साइड एक वो कैंडिडेट जिसका फिक्स टारगेट है कि भाई हमें तो इंस्पेक्टर बनना है, हमें केवल सीजीएल की तैयारी करनी है। 1 साल से सीजीएल की तैयारी में लगा हुआ है। जैसे सीजीएल का फॉर्म आया, जबरदस्त तरीके से तैयारी थी, गजब तरीके का स्कोर किया, इंस्पेक्टर बन गया। निश्चित टारगेट था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है। 1 साल 6 महीने से तैयारी कर रहा था, जबरदस्त तरीके से फॉर्म निकले, एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, क्योंकि निश्चित उद्देश्य था। नियोजन का सिद्धांत। अब यहाँ पर नियोजन का मतलब क्या है प्यारे साथियों, बताओ नियोजन का मतलब क्या है? ये जो कीवर्ड बता रहा हूँ मैं, इनके जो अर्थ है वो नोट डाउन कर लेना प्यारे साथियों। नियोजन का अर्थ क्या है? नियोजन का मतलब है प्लानिंग करना। इसको हम प्लानिंग भी बोल सकते हैं, वैसे इसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। लेकिन किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया विधि है ना, उसको हम नियोजन बोलते हैं। ठीक है। अब भाई आप तो एक तो पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हो,
एक बिना प्लानिंग के साथ काम कर रहे हो। जब आप किसी भी काम को यदि पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हो, किसी एक निश्चित सिस्टमेटिक तरीके से करते हो, तो वो काम ठीक होगा, इसके पूरे पूरे चांस हैं। वहीं दूसरी साइड आप किसी काम को बिना प्लानिंग से करते हो तो वो काम ठीक नहीं होगा, इसके पूरे पूरे चांस हैं। उसके बाद आता है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत क्या बताता है? आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, अब उसके बाद में आपके पास ऑप्शन सीजीएल की तैयारी करके AA या इंस्पेक्टर बनो, यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बनो, स्टेट पीसीएस की तैयारी करके एसडीएम बनो, पटवारी बनो, पुलिस बनो, बीएड करके टीचर बनो, या एमए करके जेआरएफ क्वालिफाई करो। अब यहाँ पर दो कंडीशन, एक वो स्टूडेंट जिसके चयन करने की कैपेसिटी बहुत ठीक थी, उन्होंने सोचा समझा, एक दिन का खुद को टाइम दिया और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई अब हमें और कुछ नहीं, हमें तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, एक बार जेआरएफ क्वालिफाई कर लें फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। वहीं दूसरी साइड एक वो कैंडिडेट जिन्होंने चयन नहीं किया, वो कंफ्यूज हो रहे हैं आज भी। अब वो नेट जेआरएफ के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तब भी उनके दिमाग में चल रहा होगा यार इंस्पेक्टर बन जाऊं, फॉर्म आ गया। ठीक है, तो चयन का सिद्धांत कि आप जो भी कुछ करना चाह रहे हो उसके लिए आपने एक निश्चित डेडिकेशन के साथ टारगेट लेना। ठीक है, आपने चयन किया कि मेरे को नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो वो आपने एक प्रॉपर वे में टाइम दिया, उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया, अब आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो। तो यदि आपके अंदर चयन करने का जो क्षमता है वो सही ढंग की है, आप लाइफ में कभी नहीं पछताओगे। यदि आप में चयन करने की कैपेसिटी, चयन करने का आपका तरीका ठीक नहीं है, तो आप हो सकता है पूरी लाइफ भर पछताओ। कुछ कैंडिडेट होते हैं बनना इंस्पेक्टर चाहते हैं, टीचर बन जाते हैं, फिर पूरी लाइफ वो जब जब इंस्पेक्टर को देखते हैं, चाहे वो मूवियों में इंस्पेक्टर को देखें, दुखी होते हैं, यार काश मैं भी इंस्पेक्टर बन पाता, कहाँ टीचर बन गया मैं, कहाँ प्रोफेसर बन गया। इंस्पेक्टर की तो बात ही अलग है यार, वर्दी की जॉब है, स्टार है, गाड़ी है, लाल बत्ती की गाड़ी है, पुलिस है, डंडा है, रेपुटेशन है, रुतबा है, सब कुछ है। असिस्टेंट प्रोफेसर कुछ नहीं है। दूसरी साइड कोई भाई साहब इंस्पेक्टर है, उनका सपना था असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, वो सोच रहे हैं जहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर नाम सुना तुरंत दिमाग में आता है कहाँ यार इंस्पेक्टर बन गया, भाग दौड़, कभी क्रिमिनल को पकड़ो, कभी क्या करो, कभी क्या करो, टाइम ही नहीं मिलता। असिस्टेंट प्रोफेसर मस्त है, गजब की सैलरी है, बैठे बैठे नौकरी कर रहे हैं आराम से। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी अलग अलग क्षमताओं वाले हैं। भाई यदि एक क्लास में 20 कैंडिडेट बैठे हैं तो 20 के 20 कैंडिडेटों का मेमोरी लेवल भी अलग है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी अलग है, सब कुछ अलग अलग है। जब कोई भी टीचर पढ़ाता है ना, यदि एक अच्छा टीचर है तो वो व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को स्पेशली तरीके से ध्यान में रखता है कि सामने जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं वो बिल्कुल अलग अलग तरीके के लोग हैं, उनका मेमोरी लेवल भी अलग है, उन सभी का अंडरस्टैंडिंग लेवल भी अलग है। लोकतंत्रीय व्यवहार का नियम, लोकतंत्रीय व्यवहार बताता है भाई जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही क्या लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र हमें स्वतंत्रता के बारे में बताता है कि आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, व्यवहार के आधार पर आप सभी के साथ बिल्कुल समान व्यवहार किया जाएगा। यदि क्लास में 10 टीचर हैं, एक स्कूल में 10 टीचर है तो 10 के 10 टीचरों के साथ समान व्यवहार, 50 स्टूडेंट है तो 50 के 50 स्टूडेंटों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ऐसे नहीं किया जाएगा कि चलो ये ब्राह्मण जाति से है इसको थोड़ा सा ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाए, या फिर ये ब्राह्मण जाति से है इसे कम रेस्पेक्ट दिया जाए। मतलब सभी स्टूडेंटों को एक समान मानकर पढ़ाया जाएगा। आवर्ती का सिद्धांत, रिपीटेशन का, जैसे टीचर ने कोई टॉपिक कंप्लीट कर दिया, किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, दो स्थिति, एक टीचर मतलब 2 टीचर हो सकते हैं इस स्थिति में। स्टूडेंट बोला सर समझ में नहीं आया, एक टीचर बोला है पागल है क्या, समझ में नहीं आया, मैंने 1 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ मैं, तेरा दिमाग कहाँ था पहले, पूरा दिमाग तो लगाता नहीं है यहाँ पर, अब नहीं समझाऊंगा मैं। दूसरा टीचर नहीं समझ में आया, टेंशन मत ले, चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ, उसने दोबारा से बताना शुरू कर दिया। अब जहाँ पर पुनरावर्ती का सिद्धांत था, जिस टीचर के अंदर आवर्ती का सिद्धांत था उसने उस टॉपिक को दोबारा से कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स के डाउट थे उनको 100% क्लियर करवा दिया। वहीं दूसरा कैंडिडेट जिसके अंदर आवर्ती का सिद्धांत नहीं था, वो बच्चे आज भी कंफ्यूज हैं जिनको वो समझ में नहीं आया था।
तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्टूडेंट के अंदर भी आवर्ती का नियम होना चाहिए कि यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको दोबारा समझो, दोबारा समझो, दोबारा समझो, दोबारा समझो। और इस टीचर में भी आवर्ती का नियम होना चाहिए कि यदि किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा तो उसे दोबारा समझाओ, दोबारा समझाओ, दोबारा समझाओ। मानसिक तैयारी का सिद्धांत। भाई मानसिक तैयारी का सिद्धांत किस तरीके से बताता है आपको? मानसिक तैयारी का सिद्धांत का मतलब है आप जो भी काम करने के लिए जा रहे हो उस काम के लिए आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो भी 100% तैयार होना चाहिए। अब मन तैयार होने का मतलब क्या है? भाई आप टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास लेने के लिए हो गए कि चलो 10:30 बजे सर की टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास आएगी, उसको हमें पढ़ना है। अब दो स्थितियाँ, पहली स्थिति आपका मन तैयार है तो आप पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे, आपका 100% दिमाग क्लास में ही रहेगा। और यदि आपका मन तैयार नहीं है तो आप क्या करोगे? और यार कहाँ मैं ये क्लास में फंस रहा हूँ, मेरे को तो वहाँ समोसे खा के आना है, वहाँ पर कचौरी खानी है, फिर उसके बाद मेरे को ड्रेस धोनी है, शाम को मेरे को बारात में जाना है। अलग अलग तरीके के विचार आएंगे। तो एक कंडीशन जहाँ पर आपका मन प्रॉपर वे में तैयार है, आप पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे से सीखोगे, बहुत अच्छे से सिखाओगे। भाई टीचर का भी होना चाहिए ना मन तैयार। दूसरी कंडीशन, जब टीचर का या स्टूडेंट का मन तैयार नहीं है तो विचार आएगा कुछ, यार मेरे को कपड़े धोने, मेरे को जूते धोने, मेरे को शाम को बारात में जाना है, अब भी मेरे को उस दोस्त के पास जाकर कुछ पार्टी करके आनी है। मतलब क्लास में फिजिकली तरीके से तो अवेलेबल हो, मेंटली तरीके से अनअवेलेबल हो, एब्सेंट हो, तो आप उस स्थिति में बिल्कुल भी ठीक नहीं सीख पाओगे, ना ही ठीक तरीके से सिखा पाओगे। तो यदि आप शिक्षण कार्य कर रहे हो तो आपका मन भी तैयार होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत बताता है कि यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या आ रही है तो टीचर का कर्तव्य है कि वो उस स्टूडेंट की जो भी समस्या है उसका समाधान करे। विभक्तिकरण का सिद्धांत। अब विभक्तिकरण का सिद्धांत क्या है? देखो, विभक्तिकरण इस शब्द से ही पता चल रहा होगा, विभक्त करना। विभक्तिकरण का मतलब है विभक्त करना। अब यहाँ पर दो स्थितियाँ बनती हैं। दो स्थितियाँ कौन कौन सी? पहली स्थिति, टीचर एक ही ले में पढ़ा रहा है, एक ही तरीके से पढ़ा रहा है, कोई टॉपिक है उसको बिल्कुल ऐसे कैसे पढ़ाता जा रहा है। दूसरी स्थिति, टीचर उसे पार्ट्स में डिवाइड कर करके पढ़ा रहा है। ठीक है, तो यदि कोई टीचर आपको किसी टॉपिक को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर करके पढ़ाता है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप उस टॉपिक के हर एक छोटे छोटे कीवर्ड तक भी अच्छे से पहुंच पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, फिर एक पार्ट को उसने 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया, फिर एक पार्ट को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, और अब इस तरीके से पढ़ा रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, इस टॉपिक का जो छोटा छोटा कीवर्ड है ना, जो छोटा छोटा शब्द है, वहाँ तक भी पहुँच पा रहे हो, आप हर एक छोटे छोटे शब्द को भी समझ पा रहे हो। वहीं टीचर बिना विभक्तिकरण के पढ़ा रहा है तो बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में वो आपको बता ही नहीं पाएगा, बता भी देगा तो आपको उनको समझा नहीं पाएगा। तो टीचर में सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि वो किसी भी टॉपिक को डिवाइड करके पढ़ाए, उसको विभक्त करके पढ़ाए, ताकि स्टूडेंट उस टॉपिक की गहराई तक पहुंच सके, ताकि स्टूडेंट उस टॉपिक के हर एक शब्द को अच्छे से समझ सके। और स्टूडेंट को भी किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो उसे विभक्त करके पढ़े, ताकि स्टूडेंट उस टॉपिक के हर एक कीवर्ड तक पहुंच सके। विभाजन, बात वही हो गई, विभाजन तो मैंने अभी बता ही दिया। अनुभव का सिद्धांत, भाई एक एक्सपीरियंस ओल्डर टीचर है, कंपैरेटिव बहुत अच्छे से सिखा पाता है, बहुत अच्छे से समझा पाता है, क्योंकि उसको एक एक्सपीरियंस हो चुका है। निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। निर्माण यहाँ पर किसके बारे में बता रहा है? नए नए आइडिया के बारे में बता रहा है, नए नए तरीकों के बारे में बता रहा है। जैसे किसी टॉपिक को पढ़ा रहा है कोई टीचर, ठीक है, और उसने 5 एग्जाम्पल दे दिए, तो उस टीचर के दिमाग में क्या रहा है? आइडियो का निर्माण हो रहा है, उदाहरणों का निर्माण हो रहा है। यदि कोई टीचर जिसके दिमाग में किसी तरीके कोई उदाहरणों का निर्माण नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा? एक भी एग्जाम्पल नहीं बताएगा। मनोरंजन का सिद्धांत आपको बताता है कि भाई खुशी खुशी से सीखो, खुशी खुशी से पढ़ो, हंसते हंसते पढ़ो, मनोरंजन के साथ पढ़ो। यदि आप किसी भी टॉपिक को बोरियत के साथ पढ़ोगे, नहीं सीख पाओगे, नहीं समझ पाओगे, नहीं सीखा पाओगे, नहीं समझा पाओगे। और यदि आप किसी टॉपिक को मनोरंजन के साथ पढ़ते हो या पढ़ाते हो तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक को भी आप बिल्कुल ईजी वे में सीख पाओगे, सिखा पाओगे। प्रभावशाली व्यू रचनाओं का सिद्धांत। अब यहाँ पर एक शब्द है व्यू रचनाओं। बताओ व्यू रचनाओं का अर्थ क्या है? बताओ प्यारे साथियों,
व्यू रचना का अर्थ क्या है भाई? व्यू रचना का अर्थ है यहाँ पर कोई भी समस्या का सही ढंग से सामना करना। व्यू रचना का मतलब क्या है कि कोई भी समस्या है, उस समस्या का आप सही ढंग से सामना कर रहे हो। तो प्रभावशाली व्यू रचना का सिद्धांत, प्रभावशाली व्यू रचना का सिद्धांत किसके बारे में बता रहा है कि कोई भी समस्या है, उस समस्या का आप एक प्रभावशाली तरीके से क्या कर रहे हो, सामना कर रहे हो। दो स्थितियां, पहली स्थिति में एक ऐसा टीचर है या एक ऐसा स्टूडेंट है जो कोई भी समस्या आई उससे बचकर निकल गया। दूसरा कंडीशन, एक टीचर या स्टूडेंट कोई भी समस्या आई, उस समस्या का प्रभावशाली तरीके से सामना कर रहा है, उस समस्या को सोल्व कर रहा है और फिर आगे की ओर बढ़ रहा है। तो यदि आप किसी भी समस्या का प्रभावशाली तरीके से उसका समाधान करके आगे की ओर चलते हो तो आप 100% बहुत अच्छे से सीख पाओगे, 100% आप बहुत अच्छे से सिखा पाओगे। क्रियाओं का सिद्धांत, क्रियाओं का सिद्धांत प्यारे साथियों केवल करने को बताता है। क्रियाओं का जो सिद्धांत है वो केवल और केवल करने के बारे में बताता है कि आपको भाई कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। भाई जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसे ज़्यादा फल मिलेगा, जो कम मेहनत करेगा उसे कम फल मिलेगा, ये क्रियाओं का सिद्धांत कहता है। आप दिन रात एक डिफ़िकल्ट टॉपिक के पीछे भी लगे रहोगे, एक बहुत टफ टॉपिक है, दिन रात उस टॉपिक के पीछे लगे हुए हो, 100% प्यारे साथियों आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत मैं पढ़ा चुका हूँ आगे। ये अनुकूल वातावरण और उचित नियंत्रण का सिद्धांत। अनुकूल वातावरण, अनुकूल वातावरण आपको बताता है कि भाई आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी अनुकूल होना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं लेकिन थोड़ा बहुत अनुकूल होना ही चाहिए। सपोज दैट आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो और आपके पास इतने रुपए नहीं है कि आप बुक खरीद सको, तैयारी कहाँ से करोगे आप? तो आपके पास इतना अनुकूल वातावरण तो होना चाहिए ताकि आप किताबें खरीद सको, आप अपना नेट जेआरएफ की तैयारी के अकॉर्डिंग वातावरण बना सको। वो मेंटली तरीके से भी हो सकता है और वो फिजिकली तरीके से भी हो सकता है। मेंटली तरीके से आप नेट जेआरएफ के फॉर्म भर दिए, नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हो, जैसे ही नेट जेआरएफ की किताब पढ़ते हो तुरंत आपके दिमाग में आता है यार मैं यूपीएससी की तैयारी कर लूँ। मतलब आपका जो मेंटली इन्वायरमेंट है वो नेट जेआरएफ के अकॉर्डिंग नहीं बन पाया, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। तो यदि आप किसी भी तरीके का शिक्षण कर रहे हो तो उसके लिए आपका जो वातावरण है वो अनुकूल भी होना चाहिए। आपके ऊपर उचित नियंत्रण का सिद्धांत, उचित नियंत्रण का सिद्धांत भाई उस बात को बताता है कि रेगुलर 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। यदि आपको अपने ऊपर उचित नियंत्रण है तो आप रेगुलरिटी रखोगे, रेगुलरिटी रखना ही उचित नियंत्रण को बता रहा है। यह टीचर में भी हो सकता है, स्टूडेंट में भी हो सकता है। चुनाव और व्यक्तिगत विभिन्नता, चयन का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत मैं पढ़ा चुका हूँ। स्वतंत्रता और सहसंबद्धता का सिद्धांत। अब देखो स्वतंत्रता का मतलब तो स्वतंत्र होकर पढ़ना हो गया। सहसंबद्धता का सिद्धांत किसको बता रहा है? सहसंबद्धता का सिद्धांत है जो संबंध करके पढ़ने को या संबंध करके पढ़ाने को बता रहा है। अब संबंध करके पढ़ना या संबंध करके पढ़ाना ये क्या है भाई? आप कोई भी टफ टॉपिक है उसको पढ़ना शुरू कर रहे हो स्टार्ट से, अब दो कंडीशन है, आप अपने पहले वाले ज्ञान को नए वाले ज्ञान के साथ कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। दूसरी कंडीशन, आप केवल नए ज्ञान के साथ पढ़ सकते हो। यदि किसी भी टॉपिक को आप अपने पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करके पढ़ते हो ना, तो चाहे कितना भी टफ टॉपिक क्यों ना हो, आप उसे बहुत ईजी वे में पढ़ सकते हो, उसे ईजी वे में समझ सकते हो। और यदि आप किसी भी टॉपिक को केवल नए ज्ञान के साथ पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो प्यारे साथियों उस टॉपिक को समझने में, उस टॉपिक को पढ़ने में आपको 100% दिक्कत आएगी। तो संबद्धता, सहसंबद्धता का सिद्धांत बताता है कि यदि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो आप अपने पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करके पढ़ो, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से कनेक्ट करके पढ़ो, आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे, बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। जीवन में संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, बात यही है। अनुबंधन का सिद्धांत, अब ये क्या है? अनुकरण का सिद्धांत ये क्या है? अब अनुबंधन का मतलब बताओ प्यारे साथियों कि अनुबंधन का मतलब क्या है, और यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया प्लीज ये बताओ। चैट का ऑप्शन आपके लिए 24/7 अवेलेबल है, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप वहां पर डिस्कस करो। और
देखो, अनुबंधन का मतलब होता है क्रम, क्रम या सिलसिला। क्रम का मतलब होगा सीक्वेंस। आप एक तो किसी काम को क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हो, एक आप किसी काम को अक्रमबद्ध तरीके से कर रहे हो। यदि आप किसी भी काम को क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो वो काम बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर पाओगे, और यदि आप किसी काम को अक्रमबद्धता के साथ करते हो तो उस काम को बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे, चाहे वो शिक्षण हो, चाहे वो कोई भी काम हो। यदि किसी भी शिक्षण कार्य को आप सिस्टमेटिक तरीके से करते हो, किसी भी टॉपिक को आप यदि सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हो तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से 100% आप समझ पाओगे। अनुकरण का सिद्धांत। अब ये अनुकरण क्या है ये बताओ प्यारे साथियों, अनुकरण का मतलब क्या है? देखो, अनुकरण का सिद्धांत का मतलब है अनुसरण करना, नकल करना। नकल में भी अक्ल की जरूरत है, कहावत सुनिए ना। देखो, अनुकरण का सिद्धांत बताता है अनुसरण करने को। भाई, नेट जेआरएफ का सिलेबस है, नेट जेआरएफ के सिलेबस का आपको क्या करना पड़ेगा? अनुसरण करना पड़ेगा। जैसे जैसे नेट जेआरएफ का सिलेबस है आपको उसी तरीके से पढ़ना होगा यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो। यदि आप नेट जेआरएफ के सिलेबस का अनुसरण नहीं करते हैं, मतलब सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड है, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, रिसर्च एप्टीट्यूड आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप बीटेक के कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, मतलब आप सिलेबस का अनुसरण नहीं कर रहे हो, तो आप कभी भी जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकते, कभी भी नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप जेआरएफ कब क्वालिफाई कर सकते हो? जब आप नेट के सिलेबस का अनुसरण करोगे। ठीक है, जब आप क्या करोगे? नेट के सिलेबस का अनुसरण करोगे। तो शिक्षण के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके सिलेबस का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। तो आपके अंदर एक अनुसरण का गुण भी होना चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत आपको मेहनत करने को बताता है कि सदा लगे रहो, मेहनत करते रहो। रचनात्मक और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने वाला सिद्धांत। रचनात्मक का मतलब क्या होता है? रचनात्मक का मतलब होता है कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया करना, कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया। ठीक है, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसके दिमाग में अलग अलग पढ़ाने के तरीके क्रिएट हो रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल क्रिएट हो रहे हैं, तो वो आपको एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पढ़ा देगा, कितने ही तरीके के एग्जाम्पल दे देगा, आपको 100% वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। यदि किसी टीचर के अंदर क्रिएट वाला गुण है नहीं, वो अलग अलग तरीके भी नहीं सोच सकता, वो अलग अलग उदाहरण भी नहीं बना सकता, तो प्यारे साथियों वो टीचर आपको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, तो जो रचनात्मक है वो आपके क्रिएशन को बता रहा है कि आप कितने बेस्ट तरीके से क्रिएट कर सकते हो, आप कितने बेस्ट तरीके से आइडिया बना सकते हो, एग्जाम्पल बना सकते हो, तरीके बना सकते हो। भाई, कुछ स्टूडेंट है जिनका पढ़ने का तरीका केवल एक फिक्स है, वो रटने का लगे हैं, रटने का लगे हैं। कुछ स्टूडेंट वो टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग टाइप का टॉपिक है तुरंत वो समझने के आधार पर पढ़ना शुरू कर दिए, जैसे कोई रटने वाला टॉपिक है उसको तुरंत रट दिए। तो वो क्या है? उन कैंडिडेटों में रचनात्मक का गुण है, तो वो क्या करेंगे? हर एक टॉपिक को उसके नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, नेचर के अकॉर्डिंग समझ लेंगे। और यदि किसी में रचनात्मक का गुण नहीं है तो प्यारे साथियों वो समझने वाले टॉपिक को भी रटेंगे और रटने वाले को भी समझने की कोशिश करेंगे। सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। सहानुभूति है भाई, सहानुभूति का मतलब क्या है? सहानुभूति का मतलब है कि भाई आप अनसक्सेस हो गए ना, तो भी आपके अंदर आपको मोटिवेशन रखना है। ठीक है, कि कोई ना, अब की बार नहीं, अगली बार हम 100% सफलता हासिल करेंगे। सहयोग का सिद्धांत भी होना चाहिए। खैर, वो डिपेंड करता है सहयोग का सिद्धांत कहाँ पर होना चाहिए। एग्जाम सेंटर पर बैठे हुए हो, आपको 20 क्वेश्चन आते हैं, चिटिंग चल गई, नेट जेआरएफ का एग्जाम देने के लिए चले गए, एग्जाम सेंटर पर बैठे हो और वहाँ पर चीटिंग करने का मौका मिला, आपने अपने दोस्त को 10 क्वेश्चन बता दिए और आपके उस दोस्त ने आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बताया, उसने 5 क्वेश्चन बताए, वो भी गलत बता दिए। आपके दोस्त का सिलेक्शन हो गया क्योंकि आपने उसको 10 क्वेश्चन सही बता दिए, आप फेल हो गए क्योंकि आपके दोस्त ने आपको 10 क्वेश्चन गलत बता दिए। तो सहयोग भी डिपेंड करता है कि कहाँ पर करना है हमें।
ठीक है। तो शिक्षण क्रिया के दौरान आपके अंदर सहयोग का गुण होना चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि सहयोग हमें कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, तो ये थे शिक्षण के सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण के सूत्रों के बारे में कि शिक्षण के सूत्र क्या हैं। जो शिक्षण के सूत्र वाला जो टॉपिक है ना प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनेगा, 100% हर बार बनता है। शिक्षण के सिद्धांतों से क्वेश्चन कम बनता है, लेकिन शिक्षण के सूत्रों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। तो जो शिक्षण के सूत्र है उसको हम कल डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल डीपली तरीके से पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को, हर एक शब्द को समझते हुए पढ़ेंगे। तो बताओ प्यारे साथियों, आज की जो ये हमारी क्लास थी शिक्षण के सिद्धांत वाली, वो अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की जो हमारी सीरीज चल रही है, और उसमें हम पढ़ेंगे शिक्षण के सूत्र के बारे में। ठीक है कि भाई शिक्षण के सूत्र क्या क्या हैं, शिक्षण के सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। आज तक आपने केवल मैथ में सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है, कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, मैथ में सूत्रों को पढ़ पढ़ कर आपने बहुत सारे मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व किया हो। आगे आप यहाँ पर भी कुछ मैथ के क्वेश्चन सोल्व करोगे, कुछ मैथ के सूत्रों को याद करोगे। आप पहली बार पढ़ रहे होंगे शिक्षण में सूत्रों के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर हम शिक्षण के सूत्रों को पढ़ेंगे। अब जब हम मैथ में सूत्र पढ़ते हैं, हम मैथ में सूत्र क्यों पढ़ते हैं? हम मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से शिक्षण में हम सूत्रों को क्यों पढ़ेंगे? ताकि हम शिक्षण से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकें, शिक्षण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व कर सकें। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम शिक्षण के सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे शिक्षण के सूत्रों को। ठीक है, थोड़ा डेडिकेशन के साथ पढ़ना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का पूरा 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 चांस है। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये मानो कि यदि आप इस क्लास को पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी फोकस के साथ पढ़ते हो तो 100% आप एग्जाम में एक क्वेश्चन तो हर हाल में ठीक करोगे ही करोगे। तो आप समझ चुके होंगे कि ये हमारी क्लास आज की कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्यारे साथियों, शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं। भाई जब हम मैथ में अलग अलग सूत्र पढ़ते हैं तो जो मैथ के सूत्र हैं वो हमें मैथ की विधियों के बारे में बताते हैं। सपोज दैट आपने औसत के 5 सूत्र पढ़े तो आपके दिमाग में हो गया कि औसत की टोटल 5 विधियां पढ़ ली हमने। भाई मैथ के जो सूत्र हैं आपको मैथ की विधियों के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? मैथ की विधियों के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जो शिक्षण सूत्र है वो शिक्षण प्रक्रिया की जो विशेष विधियां हैं उनका हमें ज्ञान करवाती हैं। ठीक है भाई, शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया की जो विशेष विधियां हैं उनका हमें ज्ञान करवाती हैं, उनके बारे में हमें बताती हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकता है। शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार करता है। शिक्षण सूत्रों के बारे में जब बताया जाता है, ठीक है, जब शिक्षण सूत्रों को पढ़ा जाता है तो शिक्षण सूत्रों को पढ़ने के बाद, शिक्षण सूत्रों को बताने के बाद शिक्षक के द्वारा छात्रों में क्या किया जाता है? गुणात्मक सुधार किया जाता है। किसका? गुणात्मक सुधार किया जाता है। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण कला में सफलता व दक्षता हासिल करने के लिए अपने विषय ज्ञान के साथ साथ शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी टीचर है, ठीक है, उसे शिक्षण की कला में बहुत अच्छे से माहिर है, वो शिक्षण की कला बहुत अच्छी है उसकी, पढ़ाने की कला बहुत अच्छी है उसकी, शिक्षण का स्किल बहुत अच्छा है उसके अंदर, शिक्षण का ज्ञान भी बहुत अच्छा है उसके अंदर। ठीक है, विषय में बहुत ही विशेषज्ञ है वो,
ओवरऑल अपने सब्जेक्ट्स में हर बार टॉपर रहा है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके का नॉलेज है, लेकिन उस स्टूडेंट के अंदर, उस शिक्षक के अंदर शिक्षक के अंदर शिक्षण के सूत्रों का होना भी बहुत जरूरी है। एक बार दोबारा बताता हूं इस लाइन के बारे में। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण की कला में सफलता व दक्षता हासिल करने के लिए अपने विषय ज्ञान के साथ साथ शिक्षण सूत्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर यह लाइन क्या बोल रही है? यह लाइन बोल रही है कि कोई भी टीचर है, वो शिक्षण कला में सफलता हासिल करना चाहता है, वो शिक्षण में दक्षता हासिल करना चाहता है। ठीक है, वो एक बहुत ही बेस्ट वाला टीचर बनना चाहता है, वो एक बहुत ही बेस्ट वाला शिक्षक बनना चाहता है, तो उसके अंदर दो गुण होना बहुत जरूरी है। पहला गुण कि वो टीचर अपने सब्जेक्ट में विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है, उस टीचर को अपने सब्जेक्ट का बहुत अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि उस शिक्षक के अंदर शिक्षण के सूत्र भी होना चाहिए। ठीक है भाई, कोई भी टीचर है जो शिक्षण कार्य में सफलता हासिल करना चाहता है, दक्षता हासिल करना चाहता है, तो उस शिक्षक के अंदर दो गुणों का होना कंपलसरी है। पहला है, वो शिक्षक अपने सब्जेक्ट में विशेषज्ञ होना चाहिए। दूसरा, उस शिक्षक के अंदर शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए। समझ में आ गई? एक बार दोबारा से बता देता हूं मैं कि यदि कोई भी टीचर शिक्षण में दक्षता हासिल करना चाहता है, शिक्षण कला में सफलता हासिल करना चाहता है, एक बहुत ही बेस्ट वाला टीचर बनना चाहता है, तो उस टीचर के अंदर दो गुणों का होना बिल्कुल कंपलसरी है, जिसमें पहला गुण है प्यारे साथियों कि वो टीचर अपने सब्जेक्ट में विशेषज्ञ होना चाहिए, और दूसरा, उस टीचर में शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उस टीचर के अंदर पढ़ाने का तरीका होना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए, हर एक स्टूडेंट तक हमारी बात पहुंच सके। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता, शिक्षक की कुशलता, शिक्षण विधियों, सिद्धांतों, शिक्षण सूत्रों, छात्रों की क्षमताओं के समुचित ज्ञान पर निर्भर करती है। शिक्षण प्रक्रिया की जो सफलता है, शिक्षण प्रक्रिया की जो सफलता है वो शिक्षक की कुशलता पर डिपेंड करती है, शिक्षण विधियों या सिद्धांतों पर निर्भर करती है, शिक्षण के सूत्रों पर निर्भर करती है, छात्रों की क्षमताओं पर निर्भर करती है। भाई, बहुत बेस्ट वाला टीचर है, टीचर में बहुत गजब का ज्ञान है, मतलब सब्जेक्ट में वो 100% विशेषज्ञ है, उसके अंदर शिक्षण की भी बहुत अच्छी कला है। इसके अलावा उस टीचर को सूत्रों का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, शिक्षण सूत्र भी उसके अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं। लेकिन जो छात्र हैं, जो उससे सीख रहे हैं, जो उससे पढ़ रहे हैं, वो छात्रों की जो क्षमता है ना, वो बिल्कुल जीरो है। उन छात्रों का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, वो बिल्कुल भी डेडिकेशन के साथ पढ़ नहीं रहे, जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से वो नहीं पढ़ रहे। तो क्या वो टीचर अपने शिक्षण कार्य में सफलता हासिल कर सकता है? वो कभी नहीं कर सकता। एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में सफलता तब ही हासिल कर सकता है जब वो एक बहुत ही बेस्ट टीचर हो, साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उनकी भी पढ़ने में बहुत अच्छी खासी रुचि हो, उन स्टूडेंटों की भी पढ़ने की अच्छी खासी क्षमता हो। अब हम आगे बात करते हैं शिक्षण के सूत्रों के बारे में। सबसे पहला हम शिक्षण सूत्र पढ़ते हैं सरल से जटिल की ओर। ठीक है, शिक्षण का पहला फॉर्मूला है सरल से जटिल की ओर। अब आप सोचेंगे सर ये सरल से जटिल की ओर क्या है? देखो, सरल से जटिल की ओर है ना, ये शिक्षण का एक ऐसा सूत्र है जिसका यदि उपयोग कर दिया जाए तो शिक्षण प्रक्रिया जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, हर एक स्टूडेंट के अच्छे से पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में आ सकता है। अब ये है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, सरल का मतलब है बिल्कुल इजी और जटिल का मतलब बिल्कुल कॉम्प्लेक्स, टफ। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन तो ये बन रही है, कोई भी टीचर है, कोई भी किसी टॉपिक को पढ़ा रहा है और वो उस टॉपिक का जो सबसे टफ वाला पोर्शन है ना, जो सबसे कॉम्प्लेक्स पोर्शन है, जो सबसे कठिन पोर्शन है, वहां से शुरुआत कर रहा है। ठीक है, और फिर वो उसको इजी की ओर लेके जा रहा है। दूसरा, एक ऐसा टीचर है, एक बहुत टफ टॉपिक है,
उसको पढ़ा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो जो टफ टॉपिक है उसका जो सबसे इजी पार्ट है ना, वहां से शुरू कर रहा है उसको, और इजी से वो टफ की ओर लेके जा रहा है। तो अब आप खुद सोचो, आपको कौन सी स्थिति में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जब एक टीचर आपको टफ से इजी की ओर पढ़ाए, या फिर एक टीचर आपको इजी से टफ की ओर पढ़ाए। तो जायज़ सी बात है, यदि कोई भी टीचर कितना भी डिफिकल्ट टॉपिक क्यों ना हो, हर एक डिफिकल्ट टॉपिक को यदि वो इजी से टफ की ओर पढ़ाता है, सबसे पहले उस टॉपिक का वो वाला पोर्शन पढ़ाए जो सबसे सरल है, जो हर एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ सकता है, सबसे पहले उसको पढ़ाए, फिर धीरे 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 किधर चलता जाए, टफ की ओर चलता जाए, धीरे धीरे उस टॉपिक के उस पोर्शन की ओर चलता जाए जो पोर्शन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो 100% हर एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाएगा, हर एक स्टूडेंट का उस टॉपिक से अच्छे कनेक्टिविटी हो जाएगी। शिक्षण कार्य छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, न कि शिक्षक के अनुसार। ठीक है, यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो शिक्षण कार्य है ना, वो शिक्षक के अनुकूल नहीं होना चाहिए, बल्कि वो स्टूडेंटों के अनुकूल होना चाहिए। अब स्टूडेंटों के अनुकूल कैसे भाई, वही कंडीशन, यदि मैं आपको सबसे पहले सबसे इजी बातें पढ़ाऊं, सबसे बिल्कुल सरल चीजें हैं वो पढ़ाऊं, कोई भी टॉपिक है उसका सबसे जो इजी पोर्शन वो मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊं, तो वो आपके अनुकूल है, उसको आप आसानी से समझ जाएंगे, फिर मैं धीरे 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 टप की ओर लेके जाऊं। ठीक है, तो ये पढ़ाने का जो तरीका है वो किसके अनुकूल है, स्टूडेंटों के अनुकूल है, कि टीचर ने सबसे पहले वो पोर्शन पढ़ा है जो सभी स्टूडेंटों को आता है, जो सभी स्टूडेंटों के लिए बिल्कुल ईजी है, फिर धीरे धीरे वो टप की ओर बढ़ रहा है। तो शिक्षण कार्य छात्रों के अनुकूल होना चाहिए, ना कि शिक्षक के अनुकूल। उसके बाद में आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब ये ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसका मतलब क्या है भाई, यहां पर भी वही मैं दो कंडीशन बनाता हूं। क्या बनाता हूं, दो कंडीशन बनाता हूं ज्ञात से अज्ञात की ओर को समझाने के लिए। अब यहां पर दो कंडीशन कौन कौन सी बन सकती हैं, किस तरीके से बन सकती हैं, ये भी मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं यहां पर प्यारे साथियों। देखो, ज्ञात से अज्ञात की मतलब है, ज्ञात का मतलब है जिसके बारे में आप पहले से जानते हो, अज्ञात का मतलब है जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। एक टॉपिक है, उस टॉपिक का कुछ ऐसा पोर्शन है जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, और उस टॉपिक का कुछ ऐसा पोर्शन है जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। अब यदि मैं पढ़ा रहा हूं और उस टॉपिक में मैं शुरुआत वहां से करूं जिसके बारे में आप पहले से जानते हो, और फिर धीरे 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 मैं आपको उस तरफ लेके जाऊं जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। दूसरी कंडीशन, वही टॉपिक है, यदि मैं उस टॉपिक की शुरुआत वहां से करूं जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, और फिर मैं धीरे धीरे उस ओर लेके जाऊं जिसके बारे में आप जानते हो, तो अब आप खुद बताओ कौन सी स्थिति में आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाओगे। तो जायज सी बात है प्यारे साथियों, आप उस स्थिति में बहुत अच्छे से सीख पाओगे जब मैं आपको ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ा रहा हूं। मतलब जब मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि सबसे पहले किसी टॉपिक का उस वाले पोर्शन को पढ़ा रहा हूं मैं जिसके बारे में आप पहले से जानते हो, फिर धीरे 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 मैं आपको नए ज्ञान की ओर लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो शिक्षक को हमेशा पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर जाना चाहिए, अज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए। पूर्व ज्ञान का मतलब है जो ज्ञान आपके अंदर पहले से था, नवीन ज्ञान का मतलब है जो ज्ञान अब आप ग्रहण करने वाले हो। शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व छात्रों का पूर्व ज्ञान अवश्य जान लेना चाहिए। कोई भी टीचर यदि पढ़ा रहा है तो उस टीचर का सबसे पहला कर्तव्य है स्टूडेंटों के जानने का कोई भी टीचर यदि पढ़ा रहा है तो टीचर को सबसे पहले स्टूडेंटों को जान लेना चाहिए कि स्टूडेंटों को कितना नॉलेज है। यदि टीचर को ऐसा लग रहा है कि भाई इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना चाहिए, तो टीचर को बिल्कुल जीरो लेवल से टॉपिक की शुरुआत करनी चाहिए। यदि टीचर को लग रहा है कि यार बच्चों को अच्छा खासा ज्ञान है, पढ़े लिखे हैं, तो टीचर को फिर जीरो लेवल से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। शुरुआत फिर टीचर को वहां से करनी चाहिए जहां से उनको स्टूडेंटों को जरूरत है।
ठीक है। तो ज्ञात से अज्ञात का मतलब है किसी भी टॉपिक को यदि टीचर पढ़ा रहा है तो सबसे पहले उस टॉपिक का वो पोर्शन पढ़ाए जिसके बारे में स्टूडेंट पहले से ऑलरेडी जानते हैं, फिर धीरे धीरे उस साइड जाए जिसके बारे में वो नहीं जानते हैं। मतलब पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर जाए, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाए, सरल से कठिन की ओर जाए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब ये क्या है? शिक्षक को छोटे बच्चों को पढ़ाते समय सबसे पहले केवल मूर्त या स्थूल वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। उनकी सहायता से सूक्ष्म या अमूर्त बातों को बताना चाहिए। शैशवावस्था में शिक्षार्थी सूक्ष्म या अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानता, परंतु स्थूल या मूर्त वस्तुओं को आसानी से समझ लेता है। हमारे पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए तथा उसका अंत सूक्ष्म वस्तुओं से होना चाहिए। अब ये क्या है? देखो, स्थूल का मतलब क्या है और सूक्ष्म का मतलब क्या है? सूक्ष्म का मतलब है बिल्कुल छोटा छोटा और स्थूल का मतलब है बड़ा। अब बड़ा और छोटा कैसे? सपोज दैट एक पानी की बोतल है, ठीक है, या मोबाइल फोन है। सबसे पहले किसी भी बच्चे को मोबाइल फोन दिखाओ और उसको बताओ कि भाई ये फोन है, तो वो मोबाइल फोन क्या है? स्थूल है। मोबाइल फोन क्या है? स्थूल है। तो सबसे पहले बच्चों को आपने क्या दिखाया? मोबाइल फोन दिखाया, मतलब आपने स्थूल वस्तु दिखाई। अब आप उस स्टूडेंट को, उस बच्चे को बताओ कि भाई ये तो था मोबाइल फोन। अब इस मोबाइल फोन को जैसे ही खोलोगे, ये इसका बैटरी है, ये इसका मेमोरी कार्ड है, ये इसका सिम कार्ड है, ठीक है, ये इसका स्पीकर है, यहाँ से ये चार्ज लगता है। फिर उसकी सेटिंग खोलो, फिर सेटिंग खोल खोल के बताओ कि यहाँ से आप अलार्म लगा सकते हो, यहाँ से आप कॉल कर सकते हो, यहाँ से आप इसकी सेटिंग बदल सकते हो, यहाँ से आप कैलकुलेटर निकाल सकते हो, यहाँ से आप कैलेंडर निकाल सकते हो। फिर आप उस मोबाइल फ़ोन के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो उस मोबाइल फ़ोन की सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ें हैं, उसके बारे में बताओ। ठीक है। तो आपने बच्चे को सबसे पहले क्या बताया? मोबाइल फ़ोन के बारे में बताया कि भाई देख, ये जो है मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। आप अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन लो, बच्चे को दो कि बेटा ये मोबाइल फ़ोन है। आप सबसे पहले उसको स्थूल वस्तु के बारे में बताओ कि ये मोबाइल फ़ोन है। फिर सूक्ष्म की ओर चलो, फिर उस मोबाइल के बारे में बताना शुरू करो कि इस मोबाइल में यहाँ से तू कॉल कर सकता है, यहाँ से तू फ़ोन मिला सकता है, यहाँ से तू यूट्यूब चला सकता है, यहाँ से तू वीडियो चला सकता है, यहाँ से तू कैलकुलेटर निकाल सकता है, यहाँ से तू कैलेंडर निकाल सकता है। ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा? बहुत ही इजी वे में समझ पाएगा। क्या कर पाएगा? बहुत ही इजी वे में समझ पाएगा जब आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर उसको समझाने की कोशिश करोगे। जैसे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। सबसे पहले हम सिलेबस को समझे कि भाई हमें 100 नंबर का फर्स्ट पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे और ये सिलेबस है, इसमें ये 10 यूनिट हैं। ठीक है। हमने मोटा मोटा पढ़ लिया कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, हायर एजुकेशन है, ईसीटी है, आईसीटी है, डीआई है, मैथ है, रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है। ये टोटल 10 यूनिट है, हमने स्थूल बेस पर पढ़ लिया। फिर हम सूक्ष्म बेस पर चले, जो अब हम पढ़ रहे हैं फिलहाल में। ये हम क्या कर रहे हैं? सूक्ष्म पढ़ रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में सिलेबस को पढ़ा था, तब हमने किस बेस पर पढ़ा था? स्थूल बेस पर पढ़ा था। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है। मोटे मोटे तौर पर बताना, ठीक है, किसी एक मोटी वस्तु को दिखाना, उस संपूर्ण वस्तु को दिखाना, वो स्थूल है। उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स को बारे में बताना, उसकी छोटी छोटी जो बारीक बारीक चीज़ें हैं उसके बारे में बताना, वो सूक्ष्म है। उसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल है मोबाइल फ़ोन। यदि आप किसी बच्चे को मोबाइल फ़ोन दिखा रहे हो, बता रहे हो कि बेटा ये मोबाइल फ़ोन है, तो आपने उस बच्चे को स्थूल ज्ञान दे दिया। अब आप उसके मोबाइल फ़ोन के फीचर्स के बारे में बताओ कि ये इसके फीचर हैं, कॉल कर सकता है, यूट्यूब चला सकता है, कैलकुलेटर, कैलेंडर, ये इसके फीचर है। मतलब अब आप बच्चे को सूक्ष्म ज्ञान दे रहे हो। तो यदि आप किसी भी बच्चे को इस तरीके से ज्ञान देते हैं तो वो बच्चा कंपैरेटिव बहुत ही अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है। ये आप अपने खुद के ऊपर भी लेकर देख सकते हो। शैशवावस्था में शिक्षार्थी सूक्ष्म या अमूर्त वस्तुओं के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, परंतु वो स्थूल या मूर्त वस्तुओं के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। भाई आज ही आप ऊपर ब्रह्मांड की ओर देखो, आकाश की ओर देखो,
मैं आपको बता दूं कि ये आकाश है, इसमें ये तारा है, ये सूर्य और ये चंद्रमा है। आपको इन स्थूलों के बारे में पहले से ज्ञान था कि ये जो छोटे छोटे हैं ये तारे हैं, ये बड़ा है जो दिन में आता है ये सूर्य है, और जो रात को चलता है ना ये चंद्रमा है। ये स्थूल ज्ञान आपके पास ऑलरेडी था। फिर मैं आपको बताऊं कि ये जो चंद्रमा है इसके साइड में ये जो तारा है इसको ये बोलते हैं, ये बृहस्पति ग्रह, ये शनि ग्रह, ये शुक्र ग्रह, ये बुध ग्रह, ये अरुण है, ये वरुण है, ये प्लूटो है। फिर मैं आपको 20-30 तारों के नाम बताऊं। फिर मैं बताऊं कि ये जो आकृति, ये जो 3 तारे हैं ये त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, ये जो 4 तारे हैं ये प्यारे साथियों आयत का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बहुत सारे तारे हैं ये मिल्की वे है, आकाशगंगा है। फिर मैं आपको क्या दे रहा हूँ, इस तरीके से सूक्ष्म ज्ञान दे रहा हूँ, तो आप भी बहुत इंटरेस्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने टॉपिक की शुरुआत कहाँ से की है, स्थूल से की है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते थे। तो आप भी इंटरेस्ट के साथ सीखने की कोशिश करोगे, आपको सीखने में मजा आएगा। हमारे पाठ का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए, स्थूल वस्तुओं से होना चाहिए। फिर किधर की ओर जाना चाहिए, सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए, पूर्ण से अंश की ओर। अब ये पूर्ण क्या है, अंश क्या है। हम किसी वस्तु को सर्वप्रथम पूर्ण रूप में ही देखते हैं। बालक के सामने कोई वस्तु आने पर वह सर्वप्रथम पूर्ण वस्तु को ही देखता है, जानता है, वह समझता है, उसके विभिन्न अंगों या अंशों को नहीं। भाई मैंने अभी जो आपको बताया था ना, मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल दिया था, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल यहाँ पर फिट होगा। सपोज डेट एक सामने आपके पेड़ है, ठीक है, मैं आपको बताऊं कि भाई ये एक पेड़ है। मैंने आपको पूर्ण ज्ञान दे दिया, पूर्ण वस्तु के बारे में ज्ञान दे दिया कि भाई ये पेड़ है। अब मैं इसका आपको अंश ज्ञान दूं कि भाई इसमें ये टहनी है, ये इसका फल है, ये इसका फूल है, ठीक है, ये इसका बीज है, ये इसकी पत्तियां हैं, ये इसके तना है, ठीक है, ये इसकी जड़ है। तो मैंने सबसे पहले आपको पेड़ के बारे में बताया, मतलब मैंने आपको सबसे पहले पेड़ का पूर्ण ज्ञान दिया कि इसको हम पेड़ कहेंगे। किसको, इसको हम पेड़ कहेंगे। फिर मैं आपको इस पेड़ के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, इस पेड़ के जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि भाई ये इसकी जड़ है, ये इसका तना है, ये इसकी टहनियाँ हैं, ये इसकी पत्तियाँ हैं, इनके बारे में बताऊं। तो ये ज्ञान कैसा होगा, पूर्ण से अंश की ओर होगा, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब ये क्या है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये क्या है प्यारे साथियों, बालकों के बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। मानसिक विकास अनुभव के साथ साथ उसके विचार में स्पष्टता व निश्चितता आती है। प्यारे साथियों, ये वाला जो शिक्षण का सूत्र है, इसका आपके पास फिलहाल में खुद इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो आप। अब आपके मन में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी बन रही होगी, आपको छोटी छोटी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, ठीक है, आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होंगे। अब फिलहाल में मैं जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ तो इसमें छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप फिलहाल में कंफ्यूज हो रहे होंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, मन में अलग अलग तरीके के विचार आ रहे होंगे, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो आपके अंदर निश्चितता आ जाएगी, आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर होते जाएंगे, ठीक है। अब फिलहाल में आपके दिमाग में अनिश्चितताएं चल रही हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वो निश्चितता में कन्वर्ट होती जाएंगी। क्या होती जाएंगी, निश्चितता में कन्वर्ट होती जाएंगी, ठीक है। फिलहाल में मतलब हर एक स्टूडेंट में स्टार्टिंग में अनिश्चितता होती है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है उसमें निश्चितताएं आती जाती हैं। जैसे मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, जब आप किसी भी नई किताब को पढ़ते हो, जब आप किसी भी किताब को फर्स्ट टाइम पढ़ोगे और उसको जब आप अंडरलाइन करोगे ना, तो उस किताब की हर एक लाइन आपको बहुत महत्वपूर्ण लगेगी। आप उस किताब की हर एक लाइन को अंडरलाइन करोगे, आप उस किताब की हर एक लाइन को याद करने की कोशिश करोगे। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि यार इस किताब में सभी की सभी लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी की सभी लाइनें ऐसी नहीं है जिनको हमें पढ़ना है। इस किताब में तो केवल कुछ मात्र ऐसी लाइनें हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, बाकी की तो सभी छोड़ना है।
तो जब आप किसी भी किताब को स्टार्टिंग में पढ़ते हो और उसको अंडरलाइन करते हो तो आप उस किताब की हर एक लाइन को अंडरलाइन करते हो। लेकिन जब आप एक दो बार पढ़ लेते हो, एक दो किताबों को पढ़ लेते हो और फिर आप किसी नई किताब को पढ़ते हो ना, तो प्यारे साथियों उस किताब की आप लगभग 50 से 60% लाइनों को ही अंडरलाइन करोगे। बाकी की जो 40 से 50% लाइन है ना, उनको आप स्किप कर दोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब आपने पहली किताब पढ़ी थी, जिस टाइम आपने पूरी किताब को अंडरलाइन कर दिया था, पूरी किताब को रंग दिया था, उस टाइम आपके दिमाग में क्या थी? अनिश्चितता थी। आपको फिक्स पता नहीं था कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते गए, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता गया, आपका नॉलेज बढ़ता गया, तो आपके अंदर फिर निश्चितता आती गई। फिर आप क्या करोगे? किसी भी नई किताब का मात्र 50 से 60% कंटेंट ही अंडरलाइन करोगे, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि हर एक किताब में मात्र 50 से 60% भाग ही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी का सारा तो वैसे ही होता है। समझ में आ गया होगा ये भी अच्छे से। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना। छात्रों को सबसे पहले उनके द्वारा देखी गई वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए, उसके बाद उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें वह नहीं देख सकता, अर्थात बच्चों को पहले उनके वर्तमान की जानकारी करानी चाहिए, तत्पश्चात भूत भविष्य की जानकारी करानी चाहिए। ठीक है भाई, आप किसी भी स्टूडेंट है उसको सबसे पहले प्रत्यक्ष का ज्ञान कराओ। प्रत्यक्ष का ज्ञान का मतलब है उसे प्रेजेंट का ज्ञान कराओ। प्रेजेंट का मतलब है उसे सबसे पहले उस वस्तु का ज्ञान कराओ जिसको वो फिलहाल में देख रहा है। भूत और भविष्य के बारे में आप उसको बाद में बताओ, जिसको वो फिलहाल में देख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि सबसे पहले प्रत्यक्ष का ज्ञान करवाना चाहिए, जो प्रेजेंट में है उसका ज्ञान कराना चाहिए, बाद में बताना चाहिए उसके फ्यूचर और पास्ट के बारे में, जिसको वो फिलहाल में देख नहीं सकता। अभी यदि आपको सच में जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आप फिलहाल भी प्रेजेंट पर फोकस करो। प्रेजेंट पर फोकस कि भाई हमें जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है और जेआरएफ क्वालिफाई करना है। ठीक है, आगे क्या होगा, पहले क्या हो चुका है, इसके बारे में मत सोचो। यदि आप आज ही सोच लोगे कि जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे, 5 साल फेलोशिप मिल जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओ। हो सकता है कि आप मोटिवेट हो जाओ कि यार जेआरएफ हो जाएगा, फेलोशिप मिलेगी, पीएचडी हो जाएगी, कहीं भी कॉलेज में पढ़ा लूँगा, प्रिंसिपल बन जाऊँगा, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊँगा, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाऊँगा। तो किसी भी स्टूडेंट को सबसे पहले प्रत्यक्ष का ज्ञान करवाना चाहिए। उसे सबसे पहले प्रत्यक्ष के बारे में बताना चाहिए, जिसको वो फिलहाल में देख सकता है। फिर उसके जो बैड फीचर है, उसके जो गुड फीचर है, उसके बारे में उसको बाद में बताना चाहिए, जिनको वो फिलहाल में नहीं देख रहा है। विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस सूत्र को दृष्टांत से सिद्धांत की ओर ले जाना भी कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्यारे साथियों, इस सूत्र को हम क्या कहते हैं? दृष्टांत से सिद्धांत की ओर ले जाना। क्या कहते हैं इसको? हम दृष्टांत से सिद्धांत की ओर ले जाना भी कहते हैं। आगमन विधि में इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए कि विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब क्या है। इस सूत्र को हम दृष्टांत से सिद्धांत की ओर ले जाना भी कहते हैं। आगमन विधि में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने वाले सूत्र का ही प्रयोग करते हैं। अध्यापक को छात्रों के सामने पहले किसी प्रकरण से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, फिर उन्हीं की सहायता से सिद्धांत व नियम स्पष्ट करना चाहिए। स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सूत्र बालकों को निरीक्षण, परीक्षण, विचार, चिंतन आदि के अवसर प्रदान करता है। इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विश्लेषण पढ़ाते समय पहले इनके एक से अधिक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, फिर उन्हीं उदाहरणों को समेकित करते हुए परिभाषाओं को स्पष्ट करना चाहिए। देखो, विशिष्ट से सामान्य की ओर
यहाँ पर जो विशिष्ट है उसका मतलब है उदाहरण, और सामान्य का मतलब है नियम, परिभाषा, सिद्धांत। ठीक है, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर विशिष्ट का मतलब है उदाहरण से। किससे? उदाहरण से। जो सामान्य है इसका मतलब है नियम से, सिद्धांत से, परिभाषा से या सूत्र से। तो यदि कोई भी टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसे सबसे पहले उस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल देना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंटों के सामने पहले 5-7 एग्जाम्पल दो, फिर उसको बताओ कि भाई ये जो 5-7 एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं? संज्ञा के हैं, और इन्हीं के फिर बेस पर आप उसकी डेफिनेशन दो। क्या दो? इन्हीं के बेस पर आप उसकी डेफिनेशन दो। तो एक शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है कि यदि आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले आप उस टॉपिक से जुड़े हुए उदाहरणों के बारे में बताओ। स्टूडेंटों को उस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी उदाहरण हैं वो उदाहरण बताओ, फिर धीरे धीरे उस उदाहरणों के बेस पर आप नियम, सिद्धांत, सूत्र के बारे में बताओ। तो जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से सीख पाएगा, बहुत अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, दृष्टांत से सिद्धांत की ओर ले जाना, ये किससे संबंधित है? विशिष्ट से सामान्य की ओर से संबंधित है। यह सूत्र बालकों को निरीक्षण, परीक्षण, विचार, चिंतन आदि के अवसर देता है। जैसे जैसे उसके ज्ञान का विकास होता जाए उसे विषय का तार्किक क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान किया जाए। छोटी कक्षाओं के लिए हमें मनोवैज्ञानिक क्रम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे जैसे ऊंची कक्षाओं की ओर जाएं वैसे वैसे हमें तर्कात्मक क्रम का प्रयोग करते जाना चाहिए। तो यह भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आप छोटी क्लासों के लिए पढ़ा रहे हो तो आपको मनोवैज्ञानिक क्रम का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर नोट डाल के लिख लो, यहाँ से स्टेटमेंट टाइप मतलब कथन कारण टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ये वाली जो लाइनें हैं यहाँ से कथन कारण टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि छोटी कक्षाओं के लिए हमें मनोवैज्ञानिक क्रम का प्रयोग करना चाहिए, वहीं ऊंची कक्षाओं या बड़ी कक्षाओं के लिए हमें तार्किक क्रम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब ये मनोवैज्ञानिक क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, ये मैं आपको कल वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया था। मन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना मनोविज्ञान है, लॉजिकल बेस पर काम करना तार्किक है। उदाहरण से नियम की ओर जाना, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, उदाहरणों की सहायता से नियम एवं सिद्धांतों या सूत्रों का निर्माण करना। उसके बाद हम बात करते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना। विश्लेषण बालकों को किसी बात को भली प्रकार समझने में सहायता करता है, तो संश्लेषण उस बात के ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करता है। भाई विश्लेषण और संश्लेषण यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना, तो आपको पता होना चाहिए कि विश्लेषण का मतलब क्या है, संश्लेषण का मतलब क्या है। मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ आपको, यदि आप किसी भी टॉपिक है उस टॉपिक को आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर पढ़ा रहे हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक को यदि आप छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके पढ़ा रहे हो तो मतलब आप उस टॉपिक का क्या कर रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो। और यदि किसी टॉपिक के छोटे छोटे भागों को आप समेकित करके छोटे छोटे भागों को जोड़कर पढ़ा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसका संश्लेषण कर रहे हो। क्या कर रहे हो, संश्लेषण कर रहे हो। तो विश्लेषण बालक को किसी बात को भली प्रकार समझने में सहायता करता है। आप यदि किसी भी टॉपिक को स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझाना चाहते हो तो उस टॉपिक का स्टूडेंट के सामने आप क्या करो, अच्छे से विश्लेषण करो। ठीक है भाई, यदि आप किसी भी टॉपिक को किसी भी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझाना चाहते हो, किसी भी टॉपिक को किसी भी स्टूडेंट को आप बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है उस टॉपिक का उस स्टूडेंट के सामने उसका अच्छे तरीके से क्या करो, विश्लेषण करो। उस टॉपिक को अच्छे से खोल खोल कर समझाओ बच्चे को, तो उस बच्चे को वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। संश्लेषण उस बात के ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करता है। ठीक है, कोई भी टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक का पहले सबसे पहले क्या करो, आप विश्लेषण करो, मतलब उस टॉपिक को आप छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर करके बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करो। और लास्ट में जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वो निष्कर्ष क्या है प्यारे साथियों, संश्लेषण है, जो हमें एक निश्चित ज्ञान प्रदान कर रहा है उस टॉपिक के संबंध में।
ठीक है। तो जब हम निष्कर्ष निकलते हैं, जैसे कोई भी हम एक क्वेश्चन लिखें, ठीक है, तो क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, निबंध लिखते हैं सपोज दैट। तो निबंध में हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक है, पर्यावरण प्रदूषण पर हमें निबंध लिखना है, तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है, हमारा टॉपिक है। फिर उसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके और निबंध लिखते हैं। तो वो निबंध लिख रहे हैं जो हम अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके, जैसे भूमिका लिखा, फिर उसके पॉजिटिव पॉइंट लिखे, नेगेटिव पॉइंट लिखे, पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखे, पर्यावरण प्रदूषण के उपाय लिखे। तो ये क्या कर रहे हैं, हम उस टॉपिक का विश्लेषण कर रहे हैं। और लास्ट में हम एक निष्कर्ष लिखते हैं। तो वो जो निष्कर्ष है ना, वो उस कंप्लीट विश्लेषण का क्या होता है, सार होता है। उस कंप्लीट विश्लेषण का क्या होता है, सार होता है, जो हमें एक निश्चित ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है। तो संश्लेषण उस बात के ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करता है, वहीं विश्लेषण हमें किसी टॉपिक को अच्छे से समझने में हेल्प करता है। किसी समस्या के ऐसे जीवित टुकड़े करना कि जिनके जोड़ने पर समस्या का हल तैयार हो जाए, उसको हम विश्लेषण कहेंगे। खंडों से प्राप्त ज्ञान को जब जोड़कर समझाया जाता है तो उसको हम संश्लेषण कहते हैं। खंड का मतलब है छोटे छोटे टुकड़े। किसी घटना या तथ्य की जानकारी पहले समग्र रूप में कराकर फिर उसके विविध भागों को व्याख्या या विश्लेषण द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उन भागों या खंडों को आपस में जोड़कर पूरी जानकारी कराकर निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर आपको निबंध लिखना है, तो पर्यावरण प्रदूषण क्या हुआ, आपका टॉपिक हुआ। फिर आप उसको क्या करोगे, अलग अलग भागों में डिवाइड करके पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताओगे। लास्ट में आप क्या करोगे, निष्कर्ष लिखोगे। मनोविज्ञान क्रम से तर्क संगत की ओर। बालक की शिक्षा उसकी रुचियों, रुझानों, क्षमताओं व जिज्ञासाओं के अनुसार प्रदान करनी चाहिए। ठीक है। तो भाई मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का मतलब मैं आपको कल बता चुका था कि मन की विभिन्न अवस्थाओं को समझने की विधि। मनोविज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, मनोविज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके द्वारा मन की विभिन्न अवस्थाओं को समझने का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो जब आप किसी टॉपिक की शुरुआत मनोविज्ञान के साथ कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, वहां पर क्लास में जितने भी कैंडिडेट बैठे हुए हैं, सपोज दैट 20 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, तो वो जो 20 कैंडिडेटों की जो मन की अवस्था है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाओगे। ठीक है। तो जो छोटी कक्षाएं होती हैं वहां पर जो पढ़ाई होती है मनोविज्ञान के क्रम में होती है, और बड़ी कक्षाओं में पढ़ाई होती है वो तर्कसंगत तरीके से होती है। अनुभव से युक्त की ओर। अनुभव ज्ञान वह होता है जिसे बालक अपने निरीक्षण व अनुभव द्वारा प्राप्त करता है। उसके इस अपूर्ण व अनिश्चित ज्ञान को वास्तविक व स्थायी बनाने के लिए तर्कयुक्त बनाना चाहिए। ठीक है। सूर्योदय व सूर्य अस्त, बरसात, सर्दी, गर्मी बालक रोजाना देखता है, लेकिन ये क्यों होते हैं यह बालक नहीं जानता है। शिक्षकों को बालकों की इन शंकाओं का समाधान करना चाहिए। शिक्षक को बच्चों के अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को विविध विधियों के प्रयोग द्वारा तर्कसंगत व युक्तियुक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहां पर दोबारा देखो, अनुभव से युक्तियुक्त की ओर क्या जा रहा है। आप रेगुलर देखते हो कि सूरज है, पूर्व में उग रहा है, पश्चिम में छिप रहा है, रेगुलर चल रहा है। ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन गया कि यार ये दिन छिपने के बाद सूरज कहां चला जाता है, जब हम सुबह उठते हैं तो ये कहां से आ जाता है, ये कैसे चलता है। आपके दिमाग में 3 क्वेश्चन हैं। तो ये जो 3 इवेंट है, दिन छिपने की, सूर्यास्त की और दिन में सूर्य के चलने की, ये 3 आपके दिमाग में क्या आशंका है, और ये 3 आपके अनुभव हैं। आप रेगुलर देख रहे हो सूर्यास्त को, रेगुलर देख रहे हो सूर्य उदय को, और रेगुलर आप सूर्य को चलते हुए देख रहे हो। तो ये 3 आपके क्या है, अनुभव हैं, और ये 3 ही आपकी आशंकाएं भी हैं। भाई आप रेगुलर कंफ्यूज हो रहे कि सूर्य जब हम उठते हैं तो ये भी उठता जाता है, धीरे धीरे दिखने लग जाता है। जब हमारा सोने का टाइम होता है तो ये भी दिखना बंद कर देता है। जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है वैसे वैसे ये गायब होता जाता है। जैसे जैसे उजाला होता जाता है ये भी बाहर आता जाता है। भाई शुरू में तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बने होंगे ना कि जैसे जैसे उजाला आता है
सूरज भी बाहर आता जाता है, जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है सूरज भी अंदर जाता जाता है, पूरे दिन भर सूरज चलता है। तो ये आपके अनुभव हो गए, क्योंकि ये इनको आप रेगुलर देख रहे हो। और ये आपकी आशंकाएं भी हो गई, क्योंकि इनको लेकर आप कंफ्यूज हो, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहे हैं कि जैसे जैसे उजाला आता है सूरज कहाँ से आता है, जैसे जैसे अंधेरा होता है सूरज कहाँ चला जाता है, पूरी रात सूरज कहाँ रहता है, दिन में कैसे चलता है। ये आपकी आशंकाएं भी है और ये आपका रेगुलर का एक्सपीरियंस भी हो गया, रेगुलर का अनुभव भी हो गया। अब टीचर क्या करेगा, आपके ये जो रेगुलर के अनुभव हैं और इन रेगुलर के अनुभव के आधार पर जो आपकी आशंकाएं हैं उनको समाधान करेगा। फिर वो टीचर आपको बताएगा कि भाई ये जो उजाला होता है ना, ये सारा सब कुछ सूरज की देनी है। उजाले के साथ सूरज नहीं आता, बल्कि सूरज के साथ उजाला आता है। जैसे जैसे अंधेरा होता है तो सूरज नहीं जाता, सूरज जाता है, इसलिए धीरे धीरे अंधेरा होता है। और ये जो सूरज चलता है ना, ये सूरज नहीं चल रहा, ये पृथ्वी चल रही है, सूरज तो एक जगह है। फिर आप डायग्राम बना बना कर उसको समझाओगे। तो फिर आप क्या कर रहे हो, उस स्टूडेंट के अनुभव को एक तर्क युक्ति तर्क ज्ञान में बदल रहे हो आप। उस स्टूडेंट का जो अनुभव था, उस स्टूडेंट की जो आशंकाएं थी, उनको आप क्या कर रहे हो, युक्त तर्क में बदल रहे हो। प्रकृति का अनुसरण, बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षक को उन्हें सिखाते समय उनकी आयु, मानसिक स्तर, क्षमताओं, रुचियों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है भाई, जब भी कोई टीचर पढ़ा रहे, तो टीचर जब भी पढ़ा रहा है तो उसको जान लेना चाहिए कि सामने जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं उनकी एज क्या है, उनका मानसिक स्तर क्या है, ठीक है, उनकी रुचियाँ क्या हैं, उनकी क्षमता क्या है। भाई पहली क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं और उनको आप प्रधानमंत्री की बारे में बता रहे हो कि प्रधानमंत्री के बनने के लिए इतनी एज चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके से चुनाव होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति की जो चयन प्रक्रिया है ये है, पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री है उसकी चयन प्रक्रिया कुछ इस तरीके से है। आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ा रहे हो कि यूरोप और जापान के बीच में कैसे संबंध है, यूरोप और अमेरिका के बीच में कैसे संबंध है, भारत के अमेरिका के साथ कैसे संबंध है। आप ये पहली क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो आप ज्ञान दे रहे हो ना, वो उस बच्चे की क्षमता के अनुसार नहीं है, वो ज्ञान उस बच्चे की रुचि के अनुसार नहीं है। हाँ, आप उस बच्चे को ज्ञान दो कि भाई ये क्या है, आम है, ये क्या है, सेव है, ये क्या कबूतर है, ये ABCD है। ठीक है, इस तरीके का ज्ञान दो जो उस बच्चे की क्षमता के अनुसार है, उस बच्चे की रुचि के अनुसार है, तो वो बच्चा कंपैरेटिव बहुत अच्छे से सीख पाएगा, बहुत अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे साथियों ये शिक्षण के सूत्र थे, जहां तक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि अभी भी कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, मैं हूं, कभी भी चैट करो, पूछोगे आप, बताऊंगा मैं। बाकी मैं तो अपनी तरफ से जो भी बेस्ट था वो मैंने आपको दे दिया है ज्ञान, मेरे अंदर जितना भी था, ठीक है, जितना बेस्ट तरीके से मैं पढ़ा सकता था वो मैंने पढ़ा दिया। और बाकी यदि आपने अभी तक पेड बैच नहीं लिया है, क्योंकि ये क्लास मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करने वाला हूँ, तो आपने अभी तक पेड बैच नहीं लिया है और यदि आप फर्स्ट पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा पेड बैच ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से दूसरी वाली लेटेस्ट शानदार क्लास में।